नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिलासपुर जिले के दौरे पर हैं। वे सबसे पहले बताया जा रहा है कि तखतपुर विकास खंड में मौजूद लाखासार गोधाम पहुंचे और जहां पर उन्होंने गौ पूजा की और गोधाम व्यवस्था का निरीक्षण किया, ग्रामीणों और पशुपालकों से बातचीत की और इसके बाद मुख्यमंत्री गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के क्षेत्रगार में भी आयोजित गोधाम योजना शुभारंभ समारोह में भी पशुपालन सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में गोवंश संरक्षण, पशुपालन को बढ़ावा देने वाली योजनाओं और महत्वपूर्ण निर्णयों की भी जानकारी साझा की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, गौ माता की, गौ माता की, बाबा गुरु घासीदास जी की, बाबा गुरु घासीदास जी की। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि लगातार छत्तीसगढ़ विकास की ओर अग्रसर हो रहा है और उसमें आज एक महत्वपूर्ण कड़ी फिर जुड़ रही है। हम लोग आज एक साथ प्रदेश के 29 गौधाम का शुभारंभ कर रहे हैं और ऐसे अवसर पर हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हैं आपके इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, हमारे प्रदेश के कृषि और पशुपालन मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष और बिल्हा के विधायक आदरणीय श्री धर्मलाल कौशिक जी, पूर्व मंत्री और बिलासपुर के विधायक श्री अमर अग्रवाल जी, तखतपुर के विधायक श्री धर्मजीत सिंह जी, हमारे बेलतरा के विधायक सुशांत शुक्ला जी, राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री विशेश्वर पटेल जी, बिलासपुर की महापौर श्रीमती पूजा विधानी जी, जिला पंचायत बिलासपुर के अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी जी, पूर्व सांसद लखन साहू जी, बिलासपुर ग्रामीण भाजपा के जिलाध्यक्ष श्री मोहित जायसवाल जी, बिलासपुर शहर जिला के अध्यक्ष श्री दीपक ठाकुर जी, मंच में विराजमान सभी महानुभावगण, इस संभाग के कमिश्नर श्री सुनील जैन, आईजी श्री रामगोपाल गर्ग, यहाँ के कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसपी श्री रजनीश सिंह, सभी अधिकारीगण और आज के इस खास अवसर पर उपस्थित सभी अन्नदाता पशुपालक गण, मीडिया के साथियों और पशुपालन और गौ सेवा आयोग के सभी अधिकारीगण, मैं आप सबका इस अवसर पर अपने तरफ से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आप लोगों ने भी जो आत्मीय स्वागत किया है उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। और जैसे मैंने कहा कि आज छत्तीसगढ़ के विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ रही है। आज हम लोग गोधाम योजना का शुभारंभ यहाँ से कर रहे हैं। आप सबको मालूम है कि गाय को हम लोग माता मानते हैं और गाय की पूजा करते हैं और गाय एक ऐसी प्राणी है जिसका सब कुछ उपयोगी है, मल मूत्र तक उपयोगी है गाय। और गाय से जो पंचगव्य बनता है, किसी भी अनुष्ठान के पहले पंचगव्य का पान कराते हैं तो मनुष्य पवित्र हो जाता है। ये शक्ति गाय के पंचगव्य में है। तो आज उनके संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए विशेष योजना का हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं। पिछले दिनों आप सब लोगों ने देखा है कि किस तरह से गायें
नेशनल हाईवे हो या रोड हो उसमें विचरण करती हैं और एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उनकी मौत भी हो जाती है। और पिछली सरकार में किस तरह से गाय को लेकर और गोठान को लेकर शासन के पैसे का दुरुपयोग हुआ वो सब भी आप सब लोगों को मालूम है। गो संरक्षण के नाम से, गोठान के नाम से भारी बंदरबाट हुआ पिछली सरकार में और हम सब लोग कार्यकर्ता के नाते गौशाला, उनका जो गोठान था उसका निरीक्षण भी किए थे। लेकिन अधिकांश गोठान में गाय तो छोड़िए, गाय का चित्र तक नहीं था, न गाय का गोबर भी नहीं था। वर्मी खाद की बात करते थे लेकिन वहाँ बिजली नहीं थी, वहाँ पर पानी नहीं था, तो वर्मी खाद बनने का तो सवाल ही नहीं था। तो जब हम लोग जांच में जाने वाले थे तो किस तरह से गोबर और उसमें कंकड़ पत्थर मिलाकर रखा गया था, तो वो सब ज़्यादा बखान करने की आवश्यकता नहीं है। पूरा प्रदेश जानता है कि किस तरह उन्होंने गौ माता को लेकर शासन के पैसे का दुरुपयोग किया और उसका आह भी उनको लग गया पिछली सरकार को, और आज अपने जगह पर वो लोग पहुंच गए हैं। लेकिन हम लोगों को गौ माता का सही सेवा करना है, इसलिए ये गोधाम योजना प्रारंभ किए हैं। और जब से विश्वेश्वर पटेल जी को हम लोग गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाए तब से उनकी भारी चिंता थी। पिछले डॉक्टर रमन सिंह के समय भी कुछ दिन के लिए वो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष थे, लेकिन उस समय ज़्यादा काम करने का उनको अवसर नहीं मिला। लेकिन इस समय शुरू से ही उनको अध्यक्ष बनाए हैं और हम देखते हैं कि गौ माता के प्रति उनकी जो चिंता, जो उनका सेवा करने का ललक है, निश्चित रूप से हमारे प्रदेश को एक गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष के नाते बहुत अच्छे आदमी मिले हैं। और जिस मकसद से हम लोग एक गौ सेवा योजना प्रारंभ किए हैं, निश्चित रूप से वो मकसद हम लोगों का पूरा होगा। और हमारे पशुपालन मंत्री भी हैं जिनके अंदर में उनको काम करना है, तो हमारे पशुपालन मंत्री भी स्वयं मतलब एक किसान के पुत्र हैं, वो भी समझते हैं पशुपालन को और गाय के महत्व को। तो आने वाले समय में हमारे छत्तीसगढ़ में पशुपालन और विशेषकर गौ माता के संरक्षण और संवर्धन में काफ़ी अच्छा काम होगा। और इसके पहले हम लोग लाखासार गांव गए थे विजिट करने गोधाम का, तो वहाँ पर 25 एकड़ का वो गोधाम है जिसमें अभी 19 एकड़ में चारा लगा है, नेपियर घास और वर्सिम ऐसा करके 19 एकड़ में लगा है। और आगे चलकर बहुत बड़ा वो केंद्र बनेगा, वहाँ पर प्रशिक्षण होगा किसानों का, पशुपालकों का, कैसे घास उगाया जाता है, कैसे गोबर से विभिन्न तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं। सैकड़ों तरह के उत्पाद गाय के गोबर से, गोमूत्र से बनते हैं। पहले तो हम लोग जानते थे खाली कंडा बनता था जिसमें हम लोग भोजन पकाते थे, लेकिन आजकल तो उससे कीटनाशक से लेकर गोबर गैस से लेकर आज टाइल्स और क्या क्या नहीं बन रहा है। आज भगवान की मूर्तियां तक गोबर से बन रही हैं। तो इस तरह से सैकड़ों तरह के उत्पाद बन रहे हैं गोबर से। तो ये सब लाखाझार के और भी हमारे जो गोधाम हैं वहाँ से इस तरह के काम चलेंगे। और हमारे पशुपालक वास्तव में जो अन्नदाता हैं, किसान हैं, निश्चित रूप से उनकी आय को बढ़ाने में ये पशुपालन और ये गाय पालन बहुत ही सहयोगी होगा। हम लोग प्रदेश में गौपालन और दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए एनडीडीबी से, जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है, उससे समझौता किए हैं। अपना काम वो लोग प्रारंभ कर दिए हैं। और हम लोग प्रदेश में कुछ जिलों में अभी गाय देने का काम शुरू किए हैं। 2-2 गाय अच्छे नस्ल का गिर और साहीवाल ऐसे हम लोग परिवार को दे रहे हैं। और एनडीडीबी वाले सारा उनको सिखाएंगे कैसे गौपालन करना है, दूध का संकलन करेंगे। और अभी कुछ महीने पहले इनका काम शुरू हुआ है, लेकिन इतने कम दिनों में ही प्रदेश में
एक दूध क्रांति आई है, दूध का उत्पादन काफी बढ़ा है। तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश में दूध उत्पादन के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में और गौ माता के संरक्षण संवर्धन के क्षेत्र में भी काफी विकास होगा, क्योंकि समय काफी हो गया है। हमारे लाखासार में तो वहाँ कुछ घोषणा करके आए हैं, वहाँ पर प्रशिक्षण केंद्र बनेगा तो भवन, वहाँ काऊ केचर, वहाँ पर एम्बुलेंस, ये सब की घोषणा करके आए हैं। और यहाँ पर जो हर जिले में माननीय कृषि मंत्री जी बता रहे थे कि जो भी हमारा गोधाम होगा वहाँ पर सब चीज की व्यवस्था होगी, वहाँ पर चारा भी उगाया जाएगा, वहाँ पर डॉक्टर भी होंगे, चरवाहे भी होंगे, सब कुछ होंगे। और जो पशुपालक भी होंगे उनको भी प्रोत्साहित करने के लिए शासन के पास योजना है। और गोदाम में सेट वगैरह, वहां तक बिजली पानी, ये सब पहुंचाने का काम, जो भी एक अच्छा गोदाम के लिए जरूरत होगा वो सबको सरकार वहां पर व्यवस्था करेगी। और आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी ने मांग किया है कि ये जो गोदाम है तो इसका अलग से थोड़ा नाम होना चाहिए, तो उसके पहले उन्होंने सुरभि नाम जोड़ने का आग्रह किया है। तो अब जितने भी जो इस तरह के हमारे शासकीय गौधाम होंगे उसके पहले सुरभि जुड़ेगा, सुरभि गोधाम होगा, ऐसा मैं आज के इस अवसर में घोषणा करता हूं। और वो जितना भी मांग किए हैं गोधाम योजना को सफल करने के लिए, मैं बिल्कुल उनको आश्वस्त करता हूं। आपका जिस तरह से लगन है गौ माता के संवर्धन संरक्षण के लिए, जो भी आपकी मांग है, और हमारे पशुपालन मंत्री बोल चुके हैं कि हर गोधाम के लिए विकास के लिए काम करेंगे। तो हम लोग का जितना जो गोदाम है वो अच्छे से चले, आगे चलकर इसके लिए जो भी आवश्यक व्यवस्था होगी उसको सरकार की तरफ से करेंगे। और आज के इस अवसर में हमारे 29 जगह से और भी हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे पशुपालक सभी जुड़े हैं, उनको भी मैं आज के इस अवसर के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 की शुरुआत की है और 12 मार्च से लागू इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को बकाया बिलों में राहत मिलेगी। अवधिधार बताया गया, यानी ब्याज पर ही 100% छूट और बीपीएल परिवारों के लिए बकाया मूल राशि में 75% छूट और घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को 50% तक की राहत उपलब्ध होगी। योजना के तहत बकाया राशि एक मुश्त या फिर किस्तों में ही जमा की जा सकेगी। अभी बिजली बिल समाधान योजना में दोनों तरह के उपभोक्ता, जैसे कि निष्क्रिय और सक्रिय उपभोक्ताओं, दोनों को मैंने बिजली बिल भुगतान हेतु मैंने प्रोत्साहन के लिए ये बिजली बिल समाधान योजना अभी मुख्यमंत्री जी कल उद्घाटन किए हैं। और इसमें अभी जैसे कोई उपभोक्ता है जो 2023 से उससे पहले नहीं भुगतान कर रहे हैं, है ना, तो उसके पिछले 5 या 10 साल जितने भी भुगतान नहीं किए हैं उसमें उनको उनके अधिभार सरचार्ज में 100% छूट दे रहा है। और जैसे तत्काल अगर भुगतान कर रहे हैं तो उसमें 10% का मैंने उसमें छूट दे रहा है। और निष्क्रिय उपभोक्ताओं में सरचार्ज में 100% का छूट दिया जा रहा है और उनके मुख्य बिल में 75% का उसमें छूट दिया जा रहा है। और ये पूरा सिस्टम से जनरेट हो रही है। उसमें जैसे ही आप बीपी नंबर अपना डालेंगे उसमें तो दिखा दे रहा है कि आपका इतने पैसे आपको मैंने रिबेट में मिल रहा है और इतने आपका मुफ्त बिल है करके। तो जितने रिबेट को छोड़ के मुफ्त बिल में जितना भी बचता है उसको उपभोक्ता को भुगतान करना है। इसमें जैसे अगर कोई उपभोक्ता उस राशि को 3 किस्त में अगर भुगतान कर रहा है तो उसमें 10% का उसको डिस्काउंट है। और अगर वो 6 किस्त में कर रहा है तो उसमें डिस्काउंट नहीं है। और निष्क्रिय उपभोक्ताओं के लिए 40 किस्त तक का मैंने उसमें वो है प्रावधान है। कब तक चलेगा? ये अपना भी जून तक का है, किंतु मैं उपभोक्ताओं से निवेदन करूंगा कि भाई
अभी भुगतान करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उनको। कोरबा में बाल्को प्रबंधन के खिलाफ कांग्रेस द्वारा आयोजित खटिया खड़ी आंदोलन को स्थानीय जन समर्थन नहीं मिला। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में ही कुर्सियां लगी थी, लेकिन अधिकांश खाली रहीं और युवा और नागरिक कम पहुंचे, और जिससे आंदोलन का प्रभाव कमजोर दिखाई दिया। अमित जोगी ने सभा को संबोधित किया और इस दौरान जिला स्तर के नेता भी मौजूद रहे। कंपनी द्वारा ये निर्देशित किया जाता है कि फला तारीख को ये आंदोलन किया जा रहा है, अगर उसमें आप भाग लेंगे तो आपको जो एलटीएस की सुविधा दी जा रही है, आपको जो वेतन दिया जा रहा है, उससे आप वंचित रहेंगे और आपको कार्य से भी मुक्त कर दिया जाएगा। ये लिखित में सर्कुलर इश्यू किया गया। तो ऐसे में कई मजदूर यूनियन के लीडर्स ने मुझसे बात करी। मैंने कहा कि ऐसी स्थिति में जब मजदूरों को आने से रोका जा रहा है, तो आज अमित जोगी खुद बाल्को के मजदूर का यूनिफॉर्म पहनकर वहां पर जाएगा। जिस प्रकार से मेरे पिताजी ने 2004 में यहाँ खटिया में बैठकर बाल्को मैनेजमेंट की खटिया खड़ी करी थी, उसी इरादे के साथ आज हम यहाँ पर आए। पर रायगढ़ में दिवंगत रमेश चौहान के मामले में न्याय की मांग को लेकर चौहान समाज के लोग महापौर जीवर्धन चौहान के साथ में एसपी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और पूरी निष्पक्ष जांच की अपील की। बता दें कि रमेश चौहान की पुलिस कस्टडी में कथित मारपीट के बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई थी, और इस दौरान ही उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। आज महापौर महोदय के साथ में चौहान समाज के बहुत सारे लोग और उनकी पत्नी रमेश चौहान, जिनका देहांत हो गया था, उनकी पत्नी और उनकी बच्ची, वो भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया है कि उस जो घटना घटित हुई थी उसकी जांच के लिए। तो उन्हें बताया गया है कि ऑलरेडी इसमें कलेक्टर रायगढ़ के द्वारा मजिस्ट्रियल जांच की घोषणा की गई है और उसमें जांच शुरू हो गई है। साथ ही उनके नौकरी के संबंध में भी बात हुई थी, तो कलेक्टर दर पे नौकरी के संबंध में कलेक्टर साहब से मैंने चर्चा किया है और वो काम भी किया जाएगा। तो उनकी जो भी जेन्युइन मांग थी उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और सहानुभूतिपूर्वक उनके जो ये एप्लीकेशन दिए हैं उस पर भी हमने कहा है कि वो न्यायोचित जांच हो रही है और जांच के बाद जो भी स्थिति निर्मित हुई उसके अनुरूप हम लोग कार्रवाई करेंगे। विकासखंड बकावंड के ग्राम पाथरी में गायत्री परिवार के तत्वाधान में नव चेतना गायत्री महायज्ञ का भव्य आयोजन हुआ। 5 कुंडीय यज्ञ में बताया गया सुदूर अंचलों से ही साधक और ग्रामीण उपस्थित रहे और कार्यक्रम में कई संस्कार और निःशुल्क संपन्न कराए गए हैं, और जिसमें कि 14 जोड़ों का आदर्श विवाह भी शामिल था। गायत्री परिवार की ये पहल दहेज मुक्त विवाह को बढ़ावा देने और गरीब परिवारों की बेटियों का सम्मान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई। बालोद के पोंडी गांव में जिला प्रशासन के शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया और शिविर में कुल 1304 पूर्व पंजीकृत और 153 नए आवेदनों का समाधान किया गया है। और कलेक्टर दिव्या मिश्रा ने ग्रामीणों को पेयजल जैसी प्रमुख योजनाओं और उनके लाभों के बारे में जानकारी दी है। अधिकारी और ग्रामीणों की भागीदारी के साथ जागरूकता कार्यक्रम की भी आयोजित किया गया है। गरियाबंद पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव यातायात नियम उल्लंघन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक वेदव्रत सिरमौर के निर्देश पर जिले भर में सभी थानों के तहत ही चेकिंग अभियान जारी रहा। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ 43 प्रकरण दर्ज कर चालानी कार्रवाई की गई।
सूरजपुर में जिला खाद्य अधिकारी संदीप ने बताया है कि पिछले 2 दिनों से जिले में परिवर्तन अभियान जारी है और इस दौरान ही कुल 17 मामलों में बताया गया कि 58 गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। अधिकारियों ने अवैध और अनियमित सिलेंडरों के उपयोग को रोकने के लिए ये कार्रवाई की। अभियान के दौरान ही संबंधित दुकानदारों और वितरकों के खिलाफ नोटिस भी जारी किए गए हैं। अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि केवल वैध चैनलों से ही गैस सिलेंडर प्राप्त करें और किसी भी अधिनियम गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को दें। और आज मिलाकर 17 प्रकरण में 58 नग सिलेंडर जब्त किया गया है। इसके साथ 1 नग चूल्हा, 2 नग रिफिलिंग नोजल और 2 तौल कांटा भी जब्त किया गया है। मैं आमजन को ये सूचना देना चाहता हूँ और उनसे अपील भी करता हूँ कि इस समय वो पैनिक की स्थिति में न रहें। जिले में किसी प्रकार की स्टॉक की कमी नहीं है। यदि जिले में कहीं पे भी अवैध भंडारण हो रही है या कालाबाजारी हो रही है या जमाखोरी हो रही है या फिर अधिक दर पर विक्रय की जानकारी मिलती है तो जिला प्रशासन को अवश्य रूप से सूचना दें। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल 2026 की 10वीं और 12वीं मुख्य परीक्षाएं 16 मार्च से शुरू हो रही है। बस्तर जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला चपका को ओपन माध्यम केंद्र बनाया गया था और लेकिन चपाका स्कूल में ही प्रबंधन ने छात्रों के ऑनलाइन भरे गए फॉर्म स्वीकार नहीं किए, जिससे कि कई परीक्षार्थी परीक्षा से वंचित हो गए। छात्रों ने बताया है कि फॉर्म ऑनलाइन भरे जाने के बावजूद स्कूल प्रबंधन ने उन्हें जमा नहीं किया। छात्रों और अभिभावकों ने प्रबंधन की लापरवाही पर नाराजगी जताई, उचित कार्रवाई की मांग की। मैं कुलचुत में रहती हूँ। जी बताएंगे आप ओपन में फॉर्म डाल रहे थे, कौन सेंटर में डाले थे? जी मैं चपका में डाली थी ओपन फॉर्म। ये कौन सी क्लास में? 12th का डाली थी। अच्छा, ऑनलाइन डाले तो ऑफलाइन डाले थे? ऑनलाइन डाली थी सर। एडमिट कार्ड आया आपका? नहीं सर। अच्छा, पेपर कब से? पेपर तो अभी मैं वहाँ कैंसिल हुआ सर मेरा। तो नहीं, वहाँ का चपका में मतलब मना किए, वहाँ बंद है बोले ओपन फॉर्म भरना। तो अभी क्या चाह रहे हो आप? अभी तो सर वहाँ बंद हुआ बोले, मेरा पूरा लाइफ बर्बाद हो गया। मैं चाहती हूँ अभी मेरा प्रवेश पत्र आए और मैं फिर से एग्जाम दिलाना चाहती हूँ। मेरे जैसे कई बच्चों का भी यही हुआ है। कौन सी क्लास का डाले? 12th। मेरा नाम धनराज पटेल है, मैं गारेगा से। जी बताएंगे आप फॉर्म डाले थे? हाँ, मैं चपका सेंटर में ओपन का फॉर्म डाला था। कौन सी क्लास के? 10th क्लास में। पेपर कब से? पेपर 16 मार्च से है। एडमिट कार्ड निकला? एडमिट कार्ड नहीं निकला, तो चपका सेंटर बंद है मैंने ओपन का। अब पता लगा है? हाँ, गए थे। तो अभी क्या चाह रहे हो आप? पेपर देना चाहते हैं। तो पेपर अभी होगा कि नहीं होगा वहाँ पे? नहीं होगा बोल रहे हैं, कैसे करेंगे? तो कितना खर्च किए थे? 1700। तो अभी आप क्या चाह रहे हो आप? छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल 2026 की बोर्ड परीक्षाएं 16 मार्च से शुरू हो रही है और कांकेर जिला जेल को ही यहां पर फिर से परीक्षा केंद्र के रूप में नामित किया गया है। ओपन सेंटर के प्रभारी वाजिद खान ने बताया कि कई कैदियों के अपने खाली समय का सदुपयोग करने और समाज से जुड़ने की इच्छा जताई है, इसलिए उन्हें परीक्षा फॉर्म उपलब्ध कराए गए हैं। इस पहल से कैदियों को ही शिक्षा ग्रहण करने और अपने कौशल को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। प्रशासन का ये कदम सुधारात्मक दृष्टिकोण और केंद्रीय से पुनर्वास को प्रोत्साहित करने का प्रयास रहा है। हो रही है और कांकेर जिला जेल को पुनः परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इसके पूर्व भी हमारे जेल के जेल अधीक्षक महेश कुमार जी और साथ में समन्वय केंद्र ओपन के द्वारा वहां पर जेल पर आकर वहां पर उन कैदियों के समक्ष मोटिवेशन किया गया और उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के उद्देश्य से उनको परीक्षा फार्म भरवाया गया। बहुत सारे कैदी ऐसे थे जो चाहते थे कि हम खाली समय का सदुपयोग करें और समाज की मुख्य धारा में जुड़ें। इस उद्देश्य से लेकर ये परीक्षा में फार्म भरवाए। सरगुजा के अंबिकापुर सुभाष नगर वार्ड क्रमांक 2 में लंबे समय से जर्जर सड़क की शिकायत के बाद से सड़क निर्माण कार्य की शुरुआत कर दी गई है। पार्षद सुशांत
घोष और इसके साथ इंजीनियर के नेतृत्व में निर्माण कार्य वार्ड वासियों की निगरानी में चल रहा है। कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए टेम्परेचर मापकर काम किया जा रहा है। निर्माण कार्य शुरू होते ही क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर देखी जा रही है। पंखाजोर क्षेत्र में जंगल की आग फैलने से एक किसान का घर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। उसके खेत की फसल भी आग की लपेट में आ गई और इससे किसान को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। सारंगढ़ के कटेरी मार्ग पर मौजूद केजरी राइस मिल में भीषण आग लग गई। आग में हजारों क्विंटल धान जल रहे थे और जिससे शासन प्रशासन को भारी आर्थिक नुकसान होने की आशंका है। मौके पर सारंगढ़ के अधिकारी और कर्मचारी पहुंचे। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में लगी रहीं और आग की लपटें इतनी तेज थी कि नियंत्रण पाना चुनौतीपूर्ण साबित हुआ है। दमकल गाड़ी का पानी भी समाप्त हो गया और आग कैसे लगी इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। यह मामला जांच के लिए लगातार उठाया भी जा रहा है। कोरबा में चेक बाउंसिंग मामले में जेल भेजे जाने वाले एक बंदी को कोर्ट के निर्देश के बावजूद 6 दिनों तक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आराम करते पाया गया। अस्पताल प्रबंधन ने बंदी को अलग कमरे में रखा और पुलिसकर्मी की मौजूदगी में मोबाइल चलाने की अनुमति दी। मीडिया द्वारा मामले को उजागर किए जाने के बाद उसे तुरंत डिस्चार्ज किया गया। जेल प्रबंधन को इस बंदी के अस्पताल में होने की जानकारी नहीं थी। अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी और जिम्मेदारों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कोरबा के पंदोरा थाना क्षेत्र में पुलिस की कथित प्रताड़ना से तंग आकर युवक सन्नत कश्यप ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक उर्गा थाना क्षेत्र के ग्राम पताड़ी का निवासी था, जहां पर अशोक लीलैंड कंपनी में ही मिस्त्री का कार्य करता था। बताया जा रहा है कि मृतक के रूप में पार्टनर द्वारा ही किसी लड़की को भगा ले जाने के मामले में पंदोरा पुलिस ने कथित रूप से प्रताड़ना की थी। मरने से पहले सनत ने एक वीडियो बताया और इसके साथ ही जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।